हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डेंसिटी। हमने अभी तक जितने भी इसके लेक्चर्स देखे हैं उसमें हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख लिया है, हमने वॉल्यूम निकालना सीख लिया है। लेकिन अगर हमें किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये पूछ लिया जाए भी उस यूनिट सेल की डेंसिटी निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे? बट ऑब्वियस है भी, हमें डेंसिटी का फॉर्मूला तो पता ही होता है, वॉल्यूम और मास की ज़रूरत होती है। तो सिमिलरली अगर हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर का यानी कि किसी भी यूनिट सेल का हमें डेंसिटी कैलकुलेट करना है तो उसका वॉल्यूम का पता होना ज़रूरी है और उसके मास का पता होना ज़रूरी है। तो इन दो टर्म्स से रिलेट करके आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे और फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो वीडियो लेक्चर पे चलने से पहले जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। तो जैसे कि मैंने बोला, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी डिपेंड करती है मास पे और वॉल्यूम पे। अगर मैं आपको नॉर्मली बोलूँ, अगर जैसे हम अभी तक केमिस्ट्री में कोई भी कैलकुलेशन करते हैं या मैथमेटिकली भी मैं अगर आपको बोलूँ तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सिंपल सा फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन अगर मैं आपको बोलना चाहूँ भी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर निकालना पड़ जाए यानी कि यूनिट सेल, मैं बार बार क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो हम सॉलिड स्टेट में पढ़ रहे हैं हम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें डेंसिटी भी उनकी निकालनी दी जा सकती है। तो अगर मुझे किसी भी यूनिट सेल की डेंसिटी निकालनी है ऑफ अ यूनिट सेल दे दी जाए तो मैं इसी सेम फॉर्मूला में क्या करूँगी, मास लूँगी यूनिट सेल का और वॉल्यूम लूँगी यूनिट सेल का, क्योंकि डेंसिटी एक यूनिट सेल की किस पे डिपेंड करती है? मास और वॉल्यूम पे। और जिस भी चीज़ की बात कर रहे होंगे उसी का हम मास लेंगे और उसी का हम वॉल्यूम लेंगे। तो आप लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स? मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मास ऑफ यूनिट सेल टू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देखो अब ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ थी, हमें इसमें कुछ कैलकुलेट तो नहीं करना पड़ा। हमें एक मास के बारे में पता होना चाहिए और हमें वॉल्यूम के बारे में पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये राइज करता है, यहाँ पर यूनिट सेल लगाइएगा, क्वेश्चन ये राइज करता है मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपको मैंने लेक्चर्स में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना सिखा दिया था, है ना। हमने निकाला था, वॉल्यूम कैलकुलेट किया था, पैकिंग एफिशिएंसी उससे कैलकुलेट की थी। अगर किसी ने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर वॉल्यूम से रिलेटेड वाला लेक्चर मेरा देख सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो स्टूडेंट्स हमने वहीं कैलकुलेट कर ली, लेकिन मास ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं? सी देखिए, होता क्या है, हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये होते हैं हमारा नंबर ऑफ मोल्स, है ना। अब मैंने बताना है मास, यानी कि मैंने गिवन मास के बारे में बताना है, तो मैं क्या कह सकती हूँ, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? गिवन मास। लेकिन एक क्वेश्चन और अराइज करता है, हमें यहाँ पर यूनिट सेल के अंदर हमें ये पता होता है यूनिट सेल किससे कंप्राइज करता है? एटम से कंप्राइज करता है। अगर ये मेरा कमरा क्या एक यूनिट सेल है तो इसके अंदर जो स्फीयर्स होंगे यानी कि जो एटम होंगे उनका मास भी तो मेन फोकस करता है ना, उनके मास से ही एक यूनिट सेल बन रहा है ना। अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स देखे हमने क्या कहा, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर क्यों निकाला? हमने ये निकाला कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितने स्फीयर्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। मतलब एक सॉलिड जो ऑब्जेक्ट बनता है उसके अंदर क्या होते हैं, बेसिकली एटम्स अरेंज्ड होते हैं। तो यहाँ पर मास जो हम पूरे यूनिट सेल का ले रहे हैं, मतलब मास हमें उस एटम्स का भी तो लेना होगा, तो हम उन एटम्स का मास कैसे निकालेंगे? अब ये तो गिवन मास जो हमें कैलकुलेट करना है ये नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास के टर्म्स में है, क्लियर है। अब अगर मैं इसको एक और फॉर्मूला लिखूं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na।
यहाँ से मैं क्या निकाल सकती हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं ये लिख देती हूँ गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मैंने यहाँ नंबर ऑफ मोल्स की जगह लिख दिया गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम। अगर मैं कहूँ भी एक एटम की मैं बात कर रही हूँ तो 1/Na हो जाएगा, 1/Na हो जाएगा, है ना। तो अब देखो मेरे को गिवन मास निकालना है, मास ऑफ ए यूनिट सेल, तो ये क्या हो जाएगा, गिवन मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये किसका आ गया, ये एक एटम का आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ नंबर ऑफ एटम 1 लिया। मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूला होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na। मैंने क्या किया, दोनों के अंदर इसको चाहे आप यहाँ पे ये कैलकुलेट ना भी करो, सीधा नंबर ऑफ मोल्स का यहाँ पर डाल दो। तो क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 1/Na हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। अब यहाँ देखो 1/Na क्यों बोला, क्योंकि मैंने नंबर ऑफ एटम्स 1 लिया, एक एटम का मास निकाल लिया, इनटू टोटल जितने एटम्स है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारों का मास आ जाएगा, है ना। तो मैंने एक पर्टिकुलर एटम का निकाला तो वो आया मॉलिक्यूलर मास अपॉन Na। क्लियर है। अब मैं यहाँ पर इसको और इलेबोरेट करके कैसे लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स, देखो मैं इस डेफिनेशन को इरेज कर रही हूँ, अब यहीं पे आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, अगर मैं इसी फॉर्मूला को और इलेबोरेट करके लिखूँ और अच्छे से लिखूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ, मास ऑफ यूनिट सेल को मैं लिख सकती हूँ मास ऑफ 1 एटम इनटू टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ये क्या हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा ना, मतलब एक एटम का मास निकाल लो, टोटल जितने एटम प्रेजेंट है उनके मास से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे का मास आ जाएगा अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब देखो मास ऑफ 1 एटम कितना आया, मॉलिक्यूलर मास अपॉन Na आ गया, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ मॉलिक्यूलर मास अपॉन Na डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, वॉल्यूम है, और हम क्या निकाल रहे हैं, डेंसिटी निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास इनटू, यहाँ पे अभी एक और चीज़ है, इनटू टोटल एटम्स भी है। अब ये स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन और अराइज करता है, ये टोटल एटम्स क्या चीज़ है, टोटल एटम्स होता था Z। याद करो मैंने आपको Z निकालना सिखाया था, है ना। अगर मैं आपको कहती थी कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है तो Z मतलब कि एटम, टोटल एटम कितना है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो हम ऐसे चेक करेंगे, ऐसे चेक करते थे, फिर हम कंट्रीब्यूशन इनटू डिस्ट्रीब्यूशन करके नंबर ऑफ एटम्स निकालते थे, यानी कि Z। तो टोटल एटम्स को आप Z से डिनोट कर सकते हो, तो मॉलिक्यूलर मास इनटू Z अपॉन Na इंटू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल्स टू क्या होता है स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू डेंसिटी होता है। किसके इक्वल होता है, डेंसिटी के इक्वल होता है। अब आपको याद होगा, देखो हमने मास वाला तो अच्छे से इलेबोरेट करके लिख दिया, सारा लिख दिया। अब क्वेश्चन आता है बी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो आप सबको याद होगा मैंने वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे कैलकुलेट किया था। वॉल्यूम यूनिट सेल का होता है A³। ए की वैल्यू हमने आर के रिस्पेक्ट में मतलब निकाल ली थी, एफसीसी के केस में, बीसीसी के केस में, तो आपने वो वैल्यूज इसके अंदर डालनी है। तो आप वॉल्यूम को किससे रिप्लेस कर सकते हो, A³ से। ठीक है, अब आपको कई क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, रेडियस दे रखा होगा, तो आपको ए और आर का तो रिलेशनशिप पता ही है, हमने प्रीवियस लेक्चर वॉल्यूम वाले के अंदर वो कैलकुलेट कर ही लिया था। एफसीसी का केस आएगा तो ए की वैल्यू वो डाल देना जो आर की होती है ना, हमने कैलकुलेट कर ली है ऑलरेडी। तो आप जब डालोगे तो लास्ट में हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है, ये फॉर्मूला होता है डेंसिटी का। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास इनटू जेड, ठीक है, यानी कि हमारे टोटल एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इनटू A³। अब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे, बुक का कोई भी क्वेश्चन खोलिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन खोलिए, बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट्स इसको नोट करोगे, मैं आपको एक बार फिर से इसे डिक्टेट करूंगी और मैं आपको फिर एक क्वेश्चन इससे रिलेट करके दिखाती हूँ। सो यस स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके आपने नोट करना है, मैं आपको एक बार रिवाइज करवाती हूँ। देखो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं किसी यूनिट सेल की डेंसिटी को कैलकुलेट कर रही हूँ तो उसका मास यूनिट सेल का लेना पड़ेगा और उसी का वॉल्यूम लेना पड़ेगा। सो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्लियर है, इसी से हम इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं भी डेंसिटी क्या होता है, इट इज़ द रेशो ऑफ मास ऑफ यूनिट सेल टू द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब सेकंड चीज़ अराइज करती है कि मास ऑफ यूनिट सेल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मास एक एटम का निकाल लो और टोटल एटम्स जितने प्रेजेंट है उसे मल्टीप्लाई कर दो तो पूरे यूनिट सेल का मास आ जाएगा। तो टोटल एटम्स को तो हमने Z ले लिया और एक एटम का मास हमने कैसे कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूला से कैलकुलेट किया। नंबर ऑफ मोल्स के दो फॉर्मूला लगाए, जब हमने नंबर ऑफ एटम्स को 1 किया और इसको गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास के इक्वल किया तो यहाँ से हमारे पास गिवन मास की वैल्यू आ गई। तो
तो मास तो हमने ऐसे कर लिया। अब आता है वॉल्यूम कैसे किया, वॉल्यूम यूनिट सेल का कैलकुलेट करवा चुकी हूँ, वो ए क्यूब होता है, सीधा ए क्यूब डालिए। तो आपको जब डेंसिटी का लास्ट में फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा D इज इक्वल्स टू मॉलिकुलर मास इंटू जेड अपॉन एवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब। अब स्टूडेंट्स हम करने लगे हैं एक क्वेश्चन इसी डेंसिटी वाले टॉपिक से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पे चलने से पहले एक छोटी सी चीज़, जैसे कि हमें यूनिट्स के बारे में पता होता है, तो अगर आपको पिकोमीटर में एज लेंथ दे दी जाए, एज लेंथ यानी कि ए, जो भी आपको लिखवाया था ना ए, उसे हम एज लेंथ कहते हैं। तो अगर आपको ये पिकोमीटर में दे दी जाए तो इसे अगर आप मीटर्स और सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना होता है तो हम किस प्रकार से करते हैं। 1 पिकोमीटर होता है 10 की पावर -12 मीटर्स और 1 पिकोमीटर होता है 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। तो अगर आपको वो कहे पिकोमीटर से मीटर में, सारे आंसर्स मीटर में ही दिख रहे हो आपको, तो आपने कन्वर्ट करना हो तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, उसको 10 की पावर -12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सेंटीमीटर में करना है तो 10 की पावर -10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन। उससे पहले ये जो कन्वर्जन है इसको आप नोट कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, इंटू 10 की पावर में उनका फॉल्ट आ जाता है, क्योंकि वो उसे कन्वर्ट ही नहीं करते मीटर या फिर सेंटीमीटर में। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन जो आपको मैं करवाने लगी हूँ। सो ये स्टूडेंट्स अब एक न्यूमेरिकल आता है, देखिए कैसे करना है। क्वेश्चन सबसे पहले मैं डिक्टेट कर रही हूँ, आपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट करना है। फॉर्मूला आपको बता चुकी हूँ, उससे पहले आपने इसे खुद से सॉल्व करना है, सो दैट ईजिली हमें समझ आए। भी टॉपिक बहुत सिंपल है, मतलब इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है। एक फॉर्मूला है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डेंसिटी का, बस इसके अंदर हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हमने उसे अरेंज कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया है ना। तो देखो, गोल्ड क्रिस्टलाइजेज इन FCC यूनिट सेल। गोल्ड जो है वो FCC यूनिट सेल यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्रिस्टलाइज कर रहा है। देन फाइंड द डेंसिटी ऑफ गोल्ड। गोल्ड की डेंसिटी निकालिए इफ़ इट्स एज लेंथ इज 407 पिकोमीटर। अगर उसकी एज लेंथ आपको 407 पिकोमीटर दे रखी है। एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड इज 197 उसका एटॉमिक मास है। एक चीज़ और, डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाती है। ओके, ग्राम पर सीसी हो जाती है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है, आपको सेंटीमीटर में पिकोमीटर को कन्वर्ट करना है। तो एज लेंथ आपको दे रखी है 407 पिकोमीटर। आप इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 10 की पावर -10 से। तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन है डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर मास इंटू जेड अपॉन एवोगाड्रो नंबर इंटू ए क्यूब, राइट। अब देखो स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर मास हमें कितना दे रखा है गोल्ड का, 197 इंटू जेड। क्वेश्चन राइज करता है जेड क्या होता है, FCC की बात कर रहा है वो। FCC है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का मतलब क्या होता है, भी एटम्स कहाँ कहाँ पर हमें मिलेंगे, एक तो कॉर्नर्स पर मिलेंगे और हमें कहाँ मिलेंगे, फेस के सेंटर पर मिलेंगे। याद करो, ये आपको निकालना सिखाया है। अब जेड कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल कॉर्नर्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स, टोटल कॉर्नर्स 8 होते हैं और एक कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन होती है 1/8। सिमिलरली फेस टोटल कितने होते हैं, फेस 6 होते हैं और एक फेस की कंट्रीब्यूशन होती है 1/2। ये आपको करवा चुकी हूँ। कैसे, देखो टोटल कॉर्नर्स 8 तो आपको बता चुकी हूँ। देखो ये वाले 2, नीचे वाले 2, सामने वाले 2 और सामने के नीचे वाले 2, 8 कॉर्नर्स हो गए। एक का कंट्रीब्यूशन कैसे भी, ये वाला कॉर्नर और कितने 8 कॉर्नर्स को टच कर रहा है, 8 को टच कर रहा है, तो 1/8 एक का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। सिमिलरली फेस सेंटर देखो 6 फेसेस है। कैसे, सामने वाला जहाँ मैं खड़ी हूँ, इधर वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला, 6 फेजेस हैं। लेकिन एक का कंट्रीब्यूशन, मतलब ऊपर वाला फेज इस कमरे में भी है और ऊपर वाले फेज में भी है, 2 जगह पे प्रेजेंट है, तो 1/2 कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ से z कितना आ जाएगा, 1 + 3 यानी कि 4। z क्या आ जाएगा हमारे पास, z आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है ना, इंटू ए क्यूब। अब क्वेश्चन आता है ए क्या है स्टूडेंट्स, ए है 407 इंटू 10 की पावर -10। इसका हमें क्यूब करना है। मैं इस चीज़ को यहीं पर दोबारा से लिख देती हूँ थोड़ा अच्छे से। देखो 197 उसका मॉलिक्यूलर मास है, z हमारा 4 आया है, एवोगाड्रो नंबर हमारा क्या है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 और हमारे पास क्या आया है स्टूडेंट्स, ए क्यूब आया है। एज लेंथ आई है, एज लेंथ कितनी है 407 इंटू 10 की पावर -10, इस सारे का क्यूब। तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट्स, आपके पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट करेंगे स्टूडेंट्स। बस ध्यान ये रखना है, गलती बच्चे कहाँ करते हैं, एक तो जेड में करते हैं, सेकंड गलती करते हैं
वो पिकोमीटर को कन्वर्ट नहीं करते, तो यहीं गलती होती है और कहीं गलती नहीं होती। फॉर्मूला तो सिंपल सा है ही, है ना। तो अब स्टूडेंट्स यहीं पर जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर है वो फिनिश होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में छोटा सा टॉपिक था डेंसिटी से रिलेटेड, क्योंकि वॉल्यूम हमने पहले ही कवर कर लिया है, इस वजह से ये लेक्चर थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, क्योंकि वॉल्यूम वाला जो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो कैलकुलेशन थी वो आपको मैं पहले प्रीवियस लेक्चर्स में करवा चुकी हूँ। तो जिस भी स्टूडेंट्स ने वो नहीं देखी है वो देख भी सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम क्या करने लगे हैं, आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में, यानी NaCl, CsCl, इनके क्रिस्टल्स के अंदर मतलब क्या एज लेंथ होती है, क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, हम इन सबको स्टडी करने वाले हैं। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, बहुत अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी ने शेयर नहीं मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाती है। सो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स।